Hey CA Foundation students, this is CA Sejal Kataria, your faculty for CA Foundation and CA Interlaw. I welcome you all for my very fresh new exam oriented CA Foundation Law batch. सबसे इम्पॉर्टेंटली इस पूरे बैच में मैं सीए फाउंडेशन लॉ मैक्सिमम 50 to 60 आवर्स में कंप्लीट करने वाली हूं. आप बोलोगे कि मैम इतना बड़ा सिलेबस है, आपने अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स में पूरा रेगुलर, 130 आवर्स में पूरा रेगुलर बैच लिया और आप इसको 60 आवर्स में एकदम आधे नंबर ऑफ आवर्स में कैसे कंप्लीट करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है कि ये बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद ऑलरेडी बहुत बार मेहनत कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां पे अटक जाते हैं, कि जिससे एग्रीगेट में या लॉ में उनके 2-3 मार्क्स कम रह जाते हैं. या उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, या उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद कहीं और क्लासेस ज्वाइन की थी बट उनको वहां पे समझ नहीं आया ठीक से कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमने प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे सोचना चाहिए ड्यूरिंग द आंसर, या मतलब जब क्वेश्चन पेपर सामने है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसका हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए. या उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लॉ में अभी तक वो लेवल तक नहीं मार्क्स आए जिस लेवल तक उन लोगों ने मेहनत की, बट ये बैच उन सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है. क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ाने वाली हूं तब मेरा अप्रोच इस बैच में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूंगी. तो ये जो बैच है वो रेगुलर से इतना कम क्यों है? बिकॉज देखो एग्जाम ओरिएंटेड मतलब आप लोगों ने एक बार ऑलरेडी गो थ्रू किया है, या कभी ना कभी तो आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होगा. अब पढ़ा है तो आपको बेसिक पता है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, आपको बेसिक पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको बेसिक पता है कि कंपनी क्या होता है, राइट? तो आपको ये बेसिक चीजें पता है. तो मेरा जो टाइम जो मैं इतना डिटेल्ड, इतना एक्सट्रीम, मतलब हर एक वर्ड को ड्रिल डाउन कर करके जो समझाती हूँ वो बहुत कम होने वाला है. क्यों? क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी मेहनत आप लोग कर चुके हो. इसमें अब होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो छोटी छोटी होती है जहां पे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से जब क्वेश्चन सामने आता है तो समझ ही नहीं आता यार ये कॉन्सेप्ट लगाना है, वो कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या करना है. अलॉन्ग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो बैच होगा इसमें स्टार्टिंग में हम लोग बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूरा प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझेंगे. उसके बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका रिवीजन करा दूंगी. रिवीजन में आई विल मेक श्योर कि आप लोग सेक्शन नंबर्स के साथ रिवाइज करें. अब आप अगेन यही सोचोगे कि मैम देखो सीए फाउंडेशन में तो सेक्शन नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं भी किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में है. तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ देखो अगर आप लोग एग्जामिनर है, आपके सामने एक ऐसा पेपर है जिसमें पूरा सेक्शन नंबर लिखा है, प्रॉपरली अच्छा लैंग्वेज लिखा है, प्रेजेंटेशन किया है, और एक ऐसा पेपर है जिसमें शायद ठीक है अच्छा लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन सेक्शन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ. तो आप सोचो एज ए एग्जामिनर किसका पकड़ा मतलब मैं किसको ज्यादा मार्क्स दूंगी? ऑब्वियस सी बात है जिसने शायद से सेक्शन नंबर स्टार्टिंग में ही मेरा अट्रैक्शन ले लिया कि सेक्शन नंबर तक इसको आता है. तो हमारे माइंड में क्या होता है ना, आप लोगों का एक इमेज बन जाता है. क्योंकि मैंने आईसीआई के पेपर्स चेक किए हुए हैं तो मुझे अंदाजा है कि एज ए एग्जामिनर हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, कहां कहां पर ध्यान होता है. मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, आप लोग 3 महीने मेहनत करते हो, ठीक है, 3 घंटे आप पेपर लिखोगे, हम लोग 3 मिनट में आपका पेपर चेक करके साइड में कर देंगे. तो आपको यह समझना है अगर एज ए एग्जामिनर 3 मिनट में अगर आपको उसका अटेंशन खींचना है तो आपको उस लेवल तक का प्रिपरेशन रखना होगा, उस वर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे, या जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट्स करने होंगे. सेक्शन नंबर्स लेगा, स्टार्टिंग ही सेक्शन नंबर से है तो उसके माइंड में क्या जाएगा, रे स्टार्ट ही अगर आपका सेक्शन नंबर का है तो उसके माइंड में इमेज क्या गया, उसके माइंड में ये इमेज गया दैट यार इसने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि उसने तो सेक्शन नंबर तक लिखा है. तो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस जो होते हैं उससे हमारा आपका जो आपने जो भी लिखा है उसका एक इंप्रेशन सेट हो जाता है. और जैसे ही वो इंप्रेशन सेट हो गया बस बात खत्म है. आप लोगों को आगे थोड़ा सा अपने अपने मन से भी लिखा ना तब भी हम लोग मार्क्स देते हैं. तो ये जो एक मिथ है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही होना चाहिए, ये एक्चुअल में है क्या कि स्टार्टिंग के जो 2-3-4 क्वेश्चन, मान लो आप 4-5 क्वेश्चन मैक्स,
वहां पे अगर आपने हम लोगों को बता दिया कि हमने पढ़ा है, हमने सेक्शन नंबर्स लिखे, कीवर्ड्स लिखे हैं, हमको फ्लो ऑफ द आंसर सही से आता है, ये बस हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया, जो हम लोग करने में इजीली हम लोग कर पाते, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग बहुत सारे पेपर्स चेक करते आ रहे हैं, तो हम लोग को उतना एक्सपीरियंस होता है, तो वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली। तो वो अगर हम लोगों को हो गया ना कि 4-5 क्वेश्चंस में पता चल गया, तो फिर आगे थोड़ा आप अपने मन से लिखो, थोड़ा एग्जामिनर मतलब जो मॉड्यूल में लिखा है लैंग्वेज वो थोड़ा मिक्स कर दो, चलेगा। बस मतलब नहीं बदलना है, इतना ध्यान रखना है। एंड लास्ट में आप अपने मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस कीवर्ड्स डाल दिए तुमने, अपने मन से हेरा फेरी कर दी इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलते हैं। समझ आया क्या? पहला तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब रिवीजन होता है तभी ट्राई करो कि सेक्शन नंबर्स भी आप बहुत बार बोलो, क्योंकि क्या होता है बच्चा क्या करता है, इग्नोर कर देता है, फिर वो माइंड सबकॉन्शियस माइंड में है कि जान दो, सेक्शन नंबर वैसे ही स्किप करते हैं हर बार। तो उससे अच्छा अगर ट्राई तो करो, कोशिश तो करो कि बहुत बार अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बार, जितनी बार भी आप रिवाइज कर रहे हो उतनी बार आप लिखो सेक्शन नंबर, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो लिखो सेक्शन नंबर्स, क्या जाएगा, क्या पता उसी पे क्वेश्चन आया और आपने लिख दिया तो शायद आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, उसके अलावा आपको ये समझना है, आपका एग्जाम भले ही इंडिया के बच्चों के साथ है, बट उससे इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्लास में जितने भी बच्चे बैठेंगे, 50-100 जितने भी बच्चे आपके क्लास में बैठे होंगे, सबसे पहला कंपटीशन आपका वहां होगा, क्योंकि जो चेक करने वाला है आपके आगे आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स ने जो जो लिखा है, ठीक है। अगर गलती से वो एग्जामिनर का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है या उसका कुछ कांड हुआ है अपनी जिंदगी में, तो वो कांड का जो भी गुस्सा होगा वो आपके पेपर पे निकल सकता है। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सारा का सारा गेम है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, गलती से उसका मूड खराब हुआ और तुम्हारे पेपर पे निकल गया तो इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके आगे और पीछे जितने भी बच्चे बैठे हैं, पहला कंपटीशन आपका वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे आपका पेपर थोड़ा सा अलग कैसे दिखे, इंपॉर्टेंट कैसे दिखे, अट्रैक्टिव कैसे दिखे। जैसे ही ये सब कुछ आप देखो, अगर किसी ने थोड़ा सा खराब लिखा है, बहुत सही लैंग्वेज है बट खराब लिखा है, और आपने क्या किया, बहुत सही पैकेजिंग करके दिया है, ठीक है, और बहुत सही पैकेजिंग के साथ थोड़ा सा 19-20 हुआ, बट पैकेजिंग से ही आपका अट्रैक्शन आपने खींच लिया, तो देखो कितना भी कुछ भी हो, ये बंदा जो होगा उसका पगड़ा हमेशा भारी होगा। तो इसीलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम लोग पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने के बाद जब हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद पहले मैं ये फोकस करती हूँ कि क्वेश्चन दे देती हूँ पहले और बोलती हूँ कि आप अप्लाई करो सिर्फ कॉन्सेप्ट को, कुछ राइटिंग वगैरह कुछ फोकस नहीं करना है, पहले सिर्फ अप्लाई करके देखो कि क्या आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। अगर बेसिक आइडेंटिफाई भी हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट, तब भी काफी है, मतलब उसके लिए और ऐसा कुछ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, तो इसका मतलब आप एक अच्छे स्टेज पे चले गए। एंड देन यू फोकस कि राइटिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आपने एक भी स्टेप को स्किप कर दिया, बच्चा क्या करता है ना, बच्चे सोचते हैं हमने इतनी मेहनत की है, हमको इतना मिलना चाहिए, करो ना इतनी मेहनत, क्या फर्क पड़ेगा, इतना मिलेगा ना, एटलीस्ट इतना तो मिल रहा है। आप मेहनत में कंजूसी मत करो, मेहनत जितनी हो सकती है उतनी करो। एंड ऊपर से इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट मेहनत कर रहे हो ना तो मेहनत सही डायरेक्शन में करो। ऐसा नहीं है कि मेहनत करे जा रहे, गधों वाली मेहनत नहीं करनी अपने को, सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटेजी से आपने मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी जर्नी होती है ना, उसमें सब लोग आपको बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट पढ़ाई कैसे करनी है उसका एक तरीका है, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट नाउ। तो सीए फाउंडेशन में एक तरीके से पढ़ाई होती है, सीए इंटर में एक तरीके से होती है, तो आपको वो तरीके, वो स्ट्रेटेजीज, वो सारी चीजें आपको समझनी होंगी, जो ड्यूरिंग द सेशन तो मैं वैसे ही डिस्कस आपसे करूंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अब ये सब कुछ जब आपका हो जाएगा, तब आप लोगों का होगा एक टेस्ट, जिसमें आपको पता चलता है कि मॉक टेस्ट जब आप देते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ बाबा मैंने ऐसे ऐसे इतना इतना पढ़ाई किया है, ये मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो और क्या क्या आपने करना चाहिए। तो ये जब आप स्टेप्स फॉलो करोगे तब जाके आपका रिजल्ट निगेटिव नहीं आता है। तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीजों को फॉलो करना है अब, और वो आदतें डालने का काम ये जो अगले 60 आवर्स हमारे होंगे, 50-60 आवर्स, उसमें होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस इन सारे नेक्स्ट 50 to 60 आवर्स में मैं देने का ट्राई करूंगी। एंड इसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भी बैच होगा इसमें आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि मॉड्यूल में से कुछ छूटा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं बस मॉड्यूल में से सीक्वेंस जरूर चेंज करूंगी, मैं बिल्कुल मॉड्यूल का सीक्वेंस फॉलो नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। नॉट इवन चैप्टर्स का सीक्वेंस भी मैं जो मतलब जो आईसीआई के मॉड्यूल में है वो भी मैं फॉलो नहीं करूंगी, बट आई विल मेक श्योर कि जो फ्लो मैंने एक बनाया है उसमें उसके बाद आप लोगों को कहीं पर भी जरा सी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में कहीं पर भी इतना सा भी प्रॉब्लम होगा, ये आपको मैं अश्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको वो चीज को कभी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, या क्वेश्चन आया अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट लगा है कौन सा, ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बस मेहनत आपको करना है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ एकदम ईमानदारी से जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से देखो। अगले 25 दिन में हम लोगों का 25-30 दिन बहुत हो गए, हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 25 दिन में ही ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। 25 दिन इज मैक्स, मतलब उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो भी आपका अटेम्प्ट है उस हिसाब से आपको पढ़ाई करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है दैट जब भी आप लोगों का सिलेबस सामने आता है, ठीक है, जब भी आप लोगों के सामने सिलेबस है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले देखो कि कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या कितना कितना वेटेज है। तो आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों को कितने टॉपिक्स है, टोटल 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स में से पहला जो बेसिक चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या कैसे कब लॉ बनता है वगैरह। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए दूसरा एक बहुत बड़ा एक ऐसा, बच्चों को पता नहीं क्या इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग ही डर होता है, बट ट्रस्ट मी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लगता है। तो बस आप लोगों को वो छोटे क्या बोलते हैं ना, इतना सारे कंटेंट को बस आपको समराइज फॉर्म में करना होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते। तो मैं सजेस्ट करूंगी जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे आप आपके अच्छे से समरी नोट्स लिखो। समरी नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बस बुक को कॉपी पेस्ट करिए। समरी नोट्स का एक अलग तरीका होता है, लिखने का एक तरीका होता है, चार्ट्स, माइंड मैप्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आप लोगों को अगली बार वो रिकॉल हो कि हाँ यार इस पेज के इस कॉर्नर पे मैंने ऐसा कुछ तो लिखा था। तो ये सारी चीजें आपको क्लिक होने के लिए समरी नोट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने आपके लिखे सोने पे सुहागा, मतलब इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं। अगर नहीं लिख पाए तो एटलीस्ट जो मैंने दिया हुआ है उसमें प्लस माइनस करके, जो भी हैंड रिटन नोट्स, मेरे वैसे ही सबको पता है मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है सबके लिए, तो आप लोग वो हैंड रिटन नोट्स एक बार गो थ्रू करो और जो भी आपको प्लस माइनस करना है आप उसी में कर लो, चलेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम है तो बट ट्राई करो, मतलब बोरोड नॉलेज से ज्यादा अच्छा होता है जो हम लोग खुद अपना नॉलेज डेवलप करते हैं, तो हमेशा ज्यादा बेस्ट होता है। तो आपके हिसाब, मेरे हिसाब से तो खुद ने लिखना चाहिए। नहीं लिख पाए, आपके पास टाइम नहीं है, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आप वो हैंड रिटन नोट्स में प्लस माइनस करके बट एटलीस्ट उनको रेफर करो और रिवाइज करना, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप लोगों ने इंडेक्स देखा है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, ये बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने देखे नहीं है, मैंने कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के गए हैं और पास हो गए। बट ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। व्हाई? बिकॉज देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला ही मिनिमम 30 to 35% ऑफ द सिलेबस वो अकेला लेके जाता है। तो आपको ये समझना है कि बहुत रेयरली, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसा पॉसिबल है उनके लिए कि वो ये छोड़ के जाए और पास हो जाए। तो आप लोगों को ये छोड़ के जाने का कोई मतलब स्कोप ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को दैट देखो सब कुछ पढ़ो बट फिर भी सब कुछ मत पढ़ो। ये लाइन स्टूडेंट्स को बड़ा अलग ही लगता है, क्यों? क्योंकि देखो सब कुछ पढ़ना है हमें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ठीक ठाक पढ़ेंगे तो चलेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ जिसका ऑडिट टाइप्स करना है, सिर्फ पेजेस पलटने और आगे बढ़ना है। तो ये जो बाइफरकेशन होता है, ये जो एनालिसिस होता है ना, ये हमें करना होता है ड्यूरिंग दिस जो भी स्टडी प्रिपरेशन का जो टाइम होता है आपका, उसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वो करते ही नहीं, कि उनको ये पता नहीं कि ये 5 स्टार है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही नहीं सकते, या जैसे उनको ये पता ही नहीं होता कि हाँ ठीक है इसको बस गो थ्रू करना है, या वो एनालिसिस कुछ नहीं सोचते, बस करे जा रहे। अरे तुमने बहुत मेहनत की, बट तुमने दिमाग लगा के थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करके फिर मेहनत करनी चाहिए थी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। मैंने ये गलती की है, मैं बहुत मेहनत करती थी, मतलब बहुत 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 मेहनत करती थी, एंड एट द सेम टाइम माय ब्रदर इज आल्सो CA CFA।
तो वो भी बहुत मेहनत करता है, बट वो कम टाइम में ज्यादा मेहनत कर लेता है बिकॉज उसका एनालिसिस रेडी है, और मैं ज्यादा टाइम में भी कम मेहनत करती थी। फिर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलती मेरी है कि मैं उसके जैसा एनालिसिस करके नहीं पढ़ रही, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो आपको ये समझना है, सब कुछ तो पढ़ना है बट फिर भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो वो जो एक क्या बोलते हैं, वो एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को आएगा। ऑब्वियसली हम लोग जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये क्या बोलने की कोशिश हो रही है या किस तरीके से स्किल को डेवलप करना है। तो ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग एज अ स्टूडेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप जो भी आपका डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, या तो इंस्टा पे भी भेज सकते हो। ऑलरेडी मेरे सारे डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल है, kataria.tejal इंस्टा पे चले जाना, आपको मिल जाएगा, वहां पे सारा डिटेल पड़ा हुआ है। टेलीग्राम हो या आपका इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, सारे, बट कॉल नहीं करना, बस मैसेज डाल देना, आई विल रिवर्ट बैक फॉर श्योर। हाँ, बस इतना ध्यान रखो कि मतलब मैसेज करो तो थोड़ा सा सामने वाले को भी टाइम दो रिप्लाई करने का। 1-2 घंटे हो गए, मैम रिप्लाई, मैम रिप्लाई, ऐसा इरिटेशन मत करना, क्योंकि हम लोग लेक्चर्स में होते हैं, हम लोगों ने अगर आपका मैसेज ही नहीं देखा हम रिप्लाई कहां से करेंगे। तो इसीलिए जब मैं देखूंगी तब मैं रिप्लाई 100% करूंगी, ठीक है। ये हो गया। आप लोगों को डाउट अगर आता है, कभी भी डाउट आता है, तो आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट हियर टू जज यू ऑल, भले ही मैं लॉ की फैकल्टी हूं, बट आई एम नॉट हियर टू जज यू ऑल। आप लोगों को जो भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दिमाग में डाल देना। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनीज है। तो ये जो 6 चैप्टर्स है, इन 6 मतलब ये जो 4 चैप्टर्स है, 3, 4, 5, 6, ये चारों चैप्टर्स से अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्सेप्ट एलएलपी, बाकी जो 3 है 15-20 मार्क्स ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। डोंट बी स्ट्रिक्ट विद द नंबर ऑफ मार्क्स कि हाँ यहां से यही आता है। मैंने देखा स्टूडेंट्स को, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है कंपनीज एक्ट से आता है, वही करके जाएंगे, उतना ही करके। ऐसा मत करो, करके जाओ अच्छे से, बट 15 to 20 मार्क्स के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। एलएलपी अप्रोक्सीमेटली 6-7 मार्क्स के लिए आएगा, एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 10 to 15 मैक्स। 10 to 15 बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 to 12 तक आ जाता है, ठीक है। अब मैं जो स्टार्ट करने वाली हूं वो होगा कंपनीज एक्ट से। व्हाई? बिकॉज देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज समथिंग कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स को वैसे स्टार्टिंग में वैसे ही पता होता है, मतलब वो एक क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग में, और फिर स्टूडेंट को ऐसा आगे आगे बोर होने लगते कि यार क्या है। अब इसीलिए, और फिर क्या करते हैं ना वो लोग, वो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन डेवलप करने का जो स्किल है उसको खो देते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। एक बार कंपनीज एक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर ऑफ योर सीए फाउंडेशन। एक एक कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, अगर आपको पता है तो पता है, अगर आपको पता नहीं है तो पता नहीं है, ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंटर्स है जहां से केस स्टडी भी बन सकता है, और वो केस स्टडी का आंसर आपको लिखने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत एक्सट्रीम डिटेल में जरूरी होता है, जो कि स्टूडेंट नहीं देख के जाते, और इसीलिए उनको ये डिफिकल्ट लगता है। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट, एंड देन आगे हमारा जो भी सिलेबस का सीक्वेंस होगा वो होगा। कंपनीज एक्ट में भी जो मॉड्यूल का सीक्वेंस है वो मैं फॉलो नहीं करने वाली, मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करूंगी, बिकॉज हमारा एक फ्लो होता है आंसर्स, क्वेश्चंस और सारे पढ़ाने का। वो सारी चीजें आपको सही डायरेक्शन में तभी मिलेंगी जब मैं अपना फ्लो फॉलो करूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इत्तू सा भी कॉन्सेप्ट रह जाएगा, इत्तू सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा गारंटी है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो लेट मी स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट। सबसे पहला तो कंपनीज जो होता है, कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, अरे तुमको पता है कि कंपनी बनाने का जो प्रोसेस वगैरह जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है इसी वेबसाइट से, जो कि है MCA का वेबसाइट। यहाँ पर ही आप क्या करते हो, कंपनीज को रजिस्टर करते हो, कंपनीज के बारे में सोचते हो, कंपनी एक्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और बहुत सारे के सारे एक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो टोटल अगर आप देखते हो ध्यान से तो कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने कभी देखा होगा अगर तो टोटल 29 टोटल चैप्टर्स है, 29 चैप्टर्स है एंड 7 शेड्यूल्स है। और ये 29 चैप्टर्स में आपको ऑलमोस्ट 470 सेक्शंस है।
अब ये 470 में से आपको इतने हैं नहीं फाउंडेशन लेवल पे, मुश्किल से कुछ सेक्शंस है जो आप लोगों को फाउंडेशन लेवल पे समझने हैं, उसके आगे के सारे इंटर में थोड़े से आएंगे और फाइनल में तो आपकी पूरी बैंड बजेगी, क्योंकि फाइनल में तो इतने सारे सेक्शंस आएंगे। बट थैंकफुली अब आप लोगों को सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर में ही सिर्फ लॉ का थोड़ा बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखना है, उसके बाद अगला जो लेवल होगा सीए फाइनल, उसमें तो पूरा सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल करके डाल दिया उन्होंने लॉ को, तो आपको इतना कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर फाउंडेशन में अच्छे से बेस बन जाए तो फिर तो आगे और कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब ये लेक्चर आपकी जिंदगी में तब तक काम में आएगा जब तक आप सीए नहीं बन जाते, और रादर आई वुड से अगर सीए बन भी जाते हो तो उसके आगे भी, स्पेशली कंपनीज एक्ट के तो 100% काम में आते हैं। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने सेक्शंस है, क्या होता है। मैं बात करूंगी सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 पे, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। राइट, तो शॉर्ट टाइटल तो हम सबको पता है, कंपनीज एक्ट 2013, इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्सटेंट मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफिकली कंपनीज एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल है। तो वी ऑल नो दैट कि अब तो जम्मू कश्मीर, हम लोग तो जब पढ़ते थे तो हम लोगों को ऐसा देखना पड़ता था कि यार ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो मैंने सीएस भी किए, तो मैंने इतने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, इतने सारे, मतलब कम से कम नहीं बोला तब भी हम लोगों को 100 एक्ट्स मैंने आज तक तो मिनिमम डिटेल में पढ़कर एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि हर एक्ट में हमको ये देखना पड़ता था कि क्या ये एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर को या नहीं है। पर अब तो वो भी नहीं है, अब तो क्या है, पूरा अखंड भारत है, तो आपको सीधा लिखना है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बात खत्म हो गई। अगला कमेंसमेंट मतलब कब से आया है, कब से आया है, 30 अगस्त 2013 से स्टार्ट हुआ था, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि कहां कहां पे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसपे ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मैं बहुत बार बेयर एक्ट जो है उसका रेफरेंस लेने वाली हूं आपके पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेयर एक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे ओरिजिनल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर सीख रहे हो तो ओरिजिनल कंटेंट से ही सीखना है, इसीलिए बहुत बार बेयर एक्ट का रेफरेंस मैं देते रहूंगी। जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला जो बेयर एक्ट से हम कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्ट कर रही हूं वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी है, यहां पे दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, इतना पार्ट है जो कि बात करेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में। तो यहां पे सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है, दैट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। ठीक है, अब ये जो एनी अदर प्रीवियस लॉ है, अगर आप ध्यान से देखते हो स्क्रीन पे तो आप देख लो इंडियन कंपनीज एक्ट, एनी अदर प्रीवियस लॉ के नाम पे कितने सारे प्रीवियस लॉ हो चुके हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, इंडियन कंपनीज एक्ट 1940, ऑर्डिनेंस वगैरह 1942, 1956 एंड अप 2013। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, पुराने बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे। तो जैसे कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं या 1907 में टाटा की जो कंपनीज फॉर्म हुई थी उनकी अगर मैं बात करूं, तो टाटा 1907 में फॉर्म हुआ है। अब हमारा एक्ट इज 2013। अब 2013 हमारा एक्ट अभी का, ठीक है, प्रेजेंट वाला, और टाटा फॉर्म हुए हैं, मतलब टाटा की जो पहली कंपनी स्टील, टाटा जो स्टील था वो फॉर्म हुआ था 1907 में। अब आपको समझना है 1907 और 2013। अब 2013 वाली कंपनीज तो समझ में आता है कि उस एक्ट के अंडर है, इसीलिए उस पे एप्लीकेबल कर दो 2013। बट व्हाट अबाउट दोस कंपनीज जो पहले से ही बनी हुई हैं, तो इसीलिए वो जो पहले से बनी हुई कंपनीज हैं उन पर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो, इसीलिए लिखा जाता है दैट कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 एंड अंडर एनी प्रीवियस लॉज। प्रीवियस लॉज मतलब मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस लॉज मतलब जितने भी इससे पहले के कंपनीज एक्ट हुए हैं उन कंपनीज एक्ट के अंडर जो जो कंपनीज बनी थी उन सारे कंपनीज पर 2013 का कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज
all the insurance companies जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, IRDA एक्ट एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, इन दोनों को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों एक्ट्स में इंश्योरेंस कंपनीज को लेके बहुत सारे प्रोविजंस है। तो इंश्योरेंस कंपनीज पर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कंपनी है उस पर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है। बट आप सोचो, अगर कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस एक्ट में जो भी लिखा हुआ होगा उनके लिए वो, एंड कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा है, अगर उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर किसकी सुनने का। तो इसीलिए ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर इनकंसिस्टेंसी हुआ, मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ भी दिक्कत है, मतलब ये कुछ भलतज बोल रहा है, ये भी कुछ भलतज बोल रहा है, तो ये कुछ और फिर फॉलो कौन करेगा। तो इसीलिए फॉलो कैसे होगा, इसीलिए बोला जाता है दैट इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा एज सो फार एज कि वो इनकंसिस्टेंट ना रहे विद इंश्योरेंस एक्ट एंड 1938 एंड IRDA एक्ट 1999। तो अगर यहां पे अगर कुछ भी लिखा है तो पहले इज्जत इसको देने का एंड फिर उसके बाद इज्जत देना है कंपनीज एक्ट को, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो पहला, ऑल दोस कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जो बैंकिंग कंपनीज है उनके लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो भी लिखा है वो तो आपको फॉलो करना ही है, अलोंग विद दैट कंपनीज एक्ट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का पूरा प्रॉपर जो भी लॉ फॉलो करना चाहिए बैंकिंग कंपनीज ने वो फॉलो किया है ऐसा माना जाएगा। इसके साथ साथ जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई में इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो जो लिखा है वो तो करो, अलॉन्ग विद दैट कंपनीज एक्ट भी करो। तो कंपनी किस किस पर, कंपनीज एक्ट किस किस पर एप्लीकेबल है, पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज, बट कब तक, जब तक इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट 1999 से वो इनकंसिस्टेंट ना रहे। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। चौथा, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से इनकंसिस्टेंट जब तक ना रहे। एंड जो लास्ट दो बचे हैं, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स। स्पेशल एक्ट्स मतलब जैसे कि स्टैट्यूटरी एक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए सीए इंस्टीट्यूट जो है वो ICAI एक्ट के अंडर आता है, मतलब सीए एक्ट 1949 के अंडर ICAI आता है। तो अब वो एक स्टैट्यूटरी कंपनीज है, ठीक है, एक स्पेशल एक्ट के अंडर आते हैं, तो उन पर भी एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट, बट उतना ही जितना जरूरी है। एंड आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट बाय any act for the timing in force as the central government may by notification specify। मतलब क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट सारे के सारे जिन पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला गया है या बताया गया है। अभी तक ऐसे कोई खास बॉडी कॉर्पोरेट्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट कुछ कुछ है जिनको इंक्लूड किया हुआ है। अब ये पहला तो सवाल आप लोगों को ये आना चाहिए कि बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यही है, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, बस बात खत्म। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी वर्ड एंड बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड, पहले तो आप ये समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है दैट बॉडी कॉर्पोरेट, आपको ये समझना है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, समझ में आता है, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होता, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड वाले टाइप्स वाला ऐसे हम लिखते थे ना, एक्टिव एंड पैसिव, तो उस हिसाब से आप लोगों को एक वर्ड ऐसे जो लाइंस होती है, बड़ा फेवरेट लाइन होता है सारे स्टूडेंट्स का, ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो ऐसे कुछ लाइंस होते हैं बड़ा फेवरेट लाइंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वैसे ही आपको मैंने बता दिया दैट ऑल द कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का पहले तो मतलब समझो, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जहां पे पहला पॉइंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास परपेचुअल सक्सेशन है,
जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास परपेचुअल सक्सेशन है। दूसरा पॉइंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तीसरा पॉइंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप बोलोगे मैम सारे के सारे पॉइंट सेम लिख रहे, फिर ऐसा क्यों बोला? इसीलिए बोला बिकॉज लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये बात करता है दैट incorporated under any law। मतलब समझता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। यहां पे स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट लिखा है क्या? नहीं, यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? एनी लॉ। मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए एलएलपी आप सबको पता है, परपेचुअल सक्सेशन है, हाँ। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, हाँ। सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ। इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, तो इसका मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है, ये हम सीख चुके हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दिक्कत ही नहीं, सेक्शन नंबर 3 ऑफ एलएलपी एक्ट वैसे ही बताता है ये। लेकिन क्या एलएलपी कंपनी है क्या? नहीं है, राइट? तो इफ एलएलपी इज नॉट कंपनी बट इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो कैन वी से दैट एवरी कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो सही, बट हर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कंपनी नहीं होता। बात समझ आई? हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, बट हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि एलएलपी इज नॉट अ कंपनी। ये पॉइंट आपको समझना है। तो एप्लीकेबिलिटी में हर वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन से बताएगा कि यार इसको आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करना है, तो बात करना है, बात खत्म हो गई। आपको समझ आया? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एक बार बस रिवाइज कर लेंगे किस किस को एप्लीकेबल है। पहला, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, जो भी मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैट्यूट के अंडर, कोई एक्ट के अंडर फॉर्म हुए हैं। एंड जो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन से अलग से बोला है कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी डन, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब देखो, ये जो भी आप लोगों का एप्लीकेबिलिटी है, जो भी इंट्रोडक्शन है, ये सारा सेक्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो हमेशा डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, राइट? सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो हमेशा डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, ये हम सबको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला डेफिनेशन जो हर सीए स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग कंपनीज एक्ट, जो कि है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। कौन सा है ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20? हम सबको पता है दैट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 220 टॉक्स अबाउट कंपनी का डेफिनेशन। अब ये जो कंपनी का डेफिनेशन है वो इतना इजी लिखा हुआ है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कितना भारी लिखा है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है, कंपनी का मतलब कंपनी है, वाह। बट कौन सी कंपनी है? जो कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ है। सिंपल है ये डेफिनेशन। अब ये जो दो डेफिनेशन है, क्या मैम हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से ये दोनों डेफिनेशन को भी याद करना है? तो जरूरी नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि याद नहीं किया तब भी चलेगा, इनको याद करो, इसको याद कर लो बस। क्यों? क्योंकि ये जो दो डेफिनेशंस है, एक तो ये फीचर्स को मिलाकर ही डेफिनेशंस बनाए हुए हैं, दूसरा एग्जाम में कंपनी का डेफिनेशन बताओ, ये ना पूछा गया है आज तक और शायद ना कभी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी का डेफिनेशन इतना कंपनीज एक्ट में इतना अच्छा पूछने के लिए, उनके पास इतना कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ये आके क्यों पूछेगा कोई? तो इसीलिए बस आपको पता होना चाहिए। और गलती से कभी अगर आपको मेंशन करना पड़ा सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से कुछ भी, तो इसीलिए पता होना चाहिए, इसलिए डेफिनेशन को याद करना है अपने को। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से कंपनी मीन्स अ कंपनी, नो प्रॉब्लम। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। सिंपल है। तो मैंने पहला सेक्शन जो उठाया सेक्शन 2 में से, वो था सेक्शन 2 क्लॉज 20। ऑलमोस्ट 92 डेफिनेशंस या 95 अप्रोक्सीमेटली डेफिनेशंस है जो सेक्शन नंबर 2 ने दिए हुए हैं। अब इतने सारे डेफिनेशन फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, तो जो जो गिने चुने डेफिनेशंस है वो हम लोग करेंगे अलोंग विद द क्लॉज नंबर, हम लोग याद करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, वो मेरा काम है। एट द एंड आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा, कंपनीज एक्ट खत्म होने दो, आपको पता चल जाएगा क्लॉज, सेक्शन, सब क्लॉज, सब सेक्शन सब अपने आप याद हो गया है। ठीक है, वो मेरा गारंटी। बट आप लोगों को अब भी सिर्फ फोकस कहां करना है?
कि हम लोगों को पहले माइंडसेट बनाना है कि अपने को सब कुछ अच्छे से सही तरीके से समझना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन समझना है एंड लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो सेक्शन नंबर 2 का ही है, मतलब क्या है कि देखो सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से कंपनी का डेफिनेशन तो हमने देख लिया। अब ये जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, है ना, ये देख सकते हो आप, ग्लोबल टॉप 15 इंडियन ब्रांड्स आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन से? टाटाज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, रिलायंस, ये सारे जितने भी नाम हैं, आप लोगों को ऐसा कोई भी नाम ऐसा नया नहीं है, 15 के 15 नाम आपको अच्छे से पता है सबको। अब अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो हर कंपनी अपना अलग अलग कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हो फीचर लेकर बैठा हुआ है, या हर एक कंपनी अलग अलग तरीके का है। जैसे कि एलआईसी है, ठीक है, दूसरा बैंकिंग कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, तीसरा टाटाज है, टाटा ग्रुप लिख दिया उन्होंने, बात खत्म। तो टाटा ग्रुप में तो कितना कुछ है, टाटा ग्रुप का फैशन इंडस्ट्री में नाम है, टाटा ग्रुप का मोटर ऑटोमोबाइल में नाम है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम में नाम है। तो हर एक का, ये सारे आईटी वाले हैं, जियो टेलीकम्युनिकेशन का है, तो हर एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक कंपनी अलग अलग अपना कोई ना कोई काम करते हैं, तो हर एक कंपनी का अलग अलग टाइप भी होगा। तो इसीलिए आई ऑलवेज स्टार्ट विद द टाइप ऑफ कंपनीज फर्स्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चन 100% आना ही है। दूसरा, टाइप्स ऑफ कंपनीज जब पता चलेगा, उसके आगे फिर जो मतलब क्या बोलते हैं, और एक जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है डॉक्ट्रिन वाला। ये दो चीजें अगर दिमाग में बैठ गई तो बाकी पूरा कंपनीज एक्ट कोई भी इतना सा भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो इसीलिए आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स। बट ऑब्वियसली अगर आप एक बार पढ़ लोगे डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअली, जैसे मैं पढ़ाने वाली हूं अब, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और उल्टा आपका फेवरेट टॉपिक बनेगा कि आपको लगेगा क्या लॉजिकल है, कितना सही बनाया हुआ है। वरना फिर आपको ऐसा लगेगा क्या है, क्या बार बार सेम सेम चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। तो आप लोगों को बहुत सही, जो दिमाग वाला काम है ना, वो सारा होता है टाइप्स ऑफ कंपनीज में। तो सारी दिमाग वाली चीजें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला जो टाइप है वो है टाइप ऑफ कंपनी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपको समझना है 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से 3 हिस्से है? पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। राइट, ये 3 तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कौन कौन सा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी। वन बाय वन सब कुछ समझेंगे। अब ये एक ही बार समझाऊंगी, मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एक ही बार समझोगे, बट ये एक बार समझा हुआ अगली 4 बार काम में आने वाला है। तो एक ही बार अच्छे से समझने का, ताकि 4 बार बस रेफरेंस 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 आएगा, तब हाँ क्लिक हो जाए, यार हाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था, यार हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो आप लोगों को वो क्लिक होना इजी हो जाता है और बहुत फास्ट भी होता है। तो इसलिए एक बार बड़ा मन से शांति से अच्छे से समझ लो लिखा क्या क्या है। सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, एंड दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहां पे पहला लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो नहीं पता है, तो वो आपको यहां पर बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बता रही हूं। सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिखा हुआ है दैट डिफाइंस व्हेन। कहां? पहला तो सेक्शन कौन सा है, कहां डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिफाइन किया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहां है? 221 में। तो उल्टा लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, बट एक्चुअल में डेफिनेशन क्यों ऐसा है, अल्फाबेटिकली डेफिनेशंस चलते हैं, तो गारंटी जी पहले आएगा इसलिए वो 221 है, एंड शेयर्स जो है लिमिटेड बाय शेयर्स एस बाद में आता है शेयर्स का, इसीलिए वो 222 है। तो 221 222 ये हमको दोनों भी समझने हैं। अब यहां पे जो पहला लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या लिखा है? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स of a company is limited by memorandum of association, limited by the amount mentioned in the memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, unpaid on the shares
हेल्ड बाय देम। सबसे पहला, मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, बट नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे फोकस किया होगा कभी। तो पहले मुझे एक वर्ड पर फोकस करना है, मेंबर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड्स की तरह यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, पहले तो कुछ वर्ड्स, ठीक है। पहला वर्ड है आप लोगों के लिए मेंबर, दूसरा वर्ड आता है शेयर होल्डर। एक एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझ लो, इससे कॉन्सेप्ट और अच्छा समझेगा। एक वर्ड आता है स्टेक होल्डर, एक वर्ड आता है डायरेक्टर, एंड एक वर्ड है सब्सक्राइबर। तो ये 5 वर्ड्स जो है ना, वो कौन क्या है ना, ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मेंबर शेयर होल्डर्स ऐसे ही रिप्लेस कर देते। अरे रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, बड़ा ध्यान से समझो। दोनों में फर्क ये है कि शेयर होल्डर उस बंदे को बोला जाता है जिसने शेयर कैपिटल या जिसने भी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हैं, ठीक है, जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स है, वो बंदा है शेयर होल्डर, कोई दिक्कत नहीं, डन। बट व्हाट अबाउट मेंबर, उसके पास भी तो शेयर्स है, बराबर है, उसके पास भी तो शेयर्स है। फिर मेंबर और ये दोनों तो सेम ही हुए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, बट ध्यान से समझो, मेंबर्स का मतलब ये नहीं है कि उसके पास शेयर्स है। मेंबर्स का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसका सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर ऑफ कंपनी में नाम लिखा गया है। मतलब समझता है कि देखो मैंने आज शेयर्स बाय किए, ठीक है, बट क्या आज ही मेरा नाम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम। पहले तो T+7 हुआ करता था, मतलब ट्रेड डे प्लस 7 दिन लगते थे नाम जाने के लिए। तो होता क्या था पुराने जमाने की मैं पहले बात करती हूँ, जहां पे T+7 होता था ना, थोड़ा और आपको गहराई से कॉन्सेप्ट समझेगा। फिर T+7 मतलब क्या, आज मैंने शेयर्स बाय किए तो मेरा नाम 7 दिन के बाद, आज मैंने शेयर्स बाय किए 7 दिन के बाद कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। तो बीच के जो 7 दिन होते थे उसमें मेरे पास तो शेयर्स है, जिस भी पर्सन से मैंने शेयर्स लिए थे, लेकिन उसका नाम दिख रहा है कंपनी के पास एज अ मेंबर, मेरा नाम तो दिख ही नहीं रहा है, जबकि मेरे पास तो शेयर्स है। तो अब ऐसा होता है ना कि जिसके पास शेयर्स है वो सिर्फ शेयर होल्डर करके बोला जाएगा, जिसका भी नाम उधर लिखा जाएगा ना रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, वो बंदा होगा मेंबर। तो ये आपको पहला तो बेसिक समझना है। तो इसीलिए हर शेयर होल्डर मेंबर हो जरूरी नहीं, और हर मेंबर शेयर होल्डर हो ये भी जरूरी नहीं। जैसे जो भी बंदा था, ठीक है, जैसे कि मैंने टॉम से बाय किया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, टॉम से बाय किया हुआ है, ठीक है, आज मैंने टॉम से बाय कर दिए शेयर्स। अब मैं जो हूं शेयर होल्डर तो हूं, बट क्या मैं मेंबर हूं क्या? अभी तक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अज्यूम करना है 2 मिनट के लिए सिर्फ T+7 चल रहा होगा, तो मैं तो मेंबर नहीं हूं। अब टॉम के पास शेयर्स है क्या? नहीं है, बट क्या उसका नाम मेंशन किया गया है क्या एज अ मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनीज? यस। तो वो शेयर होल्डर नहीं है बट मेंबर है। मैं मेंबर नहीं हूं लेकिन शेयर होल्डर हूं। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि फर्क पता होना चाहिए। शेयर्स आपके पास है, बस बात खत्म, आप शेयर होल्डर हो। बट अगर आपका नाम लिखा गया रजिस्टर ऑफ कंपनीज में सेक्शन 88 के हिसाब से, उनका जो रजिस्टर मेंटेन होता है वहां पे, तो बोलो कि आप मेंबर हो। ये पहला पॉइंट आपको समझना है। दूसरा शेयर होल्डर हो गया। तीसरा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो पर्सन, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो पर्सन जिसको आपके कंपनी में, आपके धंधे में इंटरेस्ट है। आपके कंपनी में इंटरेस्ट है का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, जो भी पब्लिक है वो भी। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि टैक्स मिलने वाला है। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि जितना आपके कंपनी का ग्रोथ उतना उनका सैलरी का ग्रोथ। तो इसीलिए एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, जो भी कंपनीज के, मतलब जो भी इन्वेस्टर आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट को आप टैक्स भर रहे हो, तो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए इंटरेस्टेड है। उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स, जो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक वाले जो लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड है। तो जितने भी लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं? स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं। अगला पॉइंट ये हो गया पहला मेंबर। दूसरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको शेयर होल्डर। तीसरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेक होल्डर। चौथा मैंने एक्सप्लेन किया है डायरेक्टर।
एंड पांचवा है सब्सक्राइबर। तो डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट संभालेगा। ये बंदा कौन, जो जिसको भी आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, बात खत्म, ठीक है। जिसको भी आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है वो बंदा है स्टेक होल्डर। जो भी बंदा आपकी कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहा है, मैनेजमेंट पे अच्छे लेवल पर है, वो बंदा, हर एक बंदा आपके लिए क्या माना जाएगा, आपकी कंपनी का डायरेक्टर माना जाता है, जो कि काइंड ऑफ अ एजेंट ऑफ योर कंपनी होता है, ठीक है। एंड सब्सक्राइबर का मतलब होता है जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह सब कुछ आगे आएगा, तो ये 5 वर्ड्स का क्लैरिटी पहले आपको होना जरूरी है। अब मैं चलती हूं, पहला जो लाइन मैंने पढ़ा था उसमें पहला वर्ड जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो था मेंबर। सो व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them। मतलब क्या है, अगर 100 रुपए का शेयर है, पहला तो 222 एंड ये 221, ये तो दिमाग में डाल दो, ठीक है, 222 221। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि जो भी अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, अनपेड वैल्यू of the shares held by them, जो भी मेंबर्स का अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स है। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, 80 रुपए आपने पे किए हैं, 20 रुपए अभी भी बचे हैं, तो आपका जो लाइबिलिटी है एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू 20 रुपीज इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी होंगे, तो 20 रुपए तक का ही आपका लाइबिलिटी है। अगर कल जाके कंपनी को पैसों की जरूरत भी पड़ी कि लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, मेंबर पैसा दो, तो कंपनी के पास अगर पैसा नहीं भी हुआ तो मेंबर्स क्या बोल सकता है कि हमारी लाइबिलिटी जितनी है उतनी आप हमसे ले लेना, बाकी इससे ज्यादा हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, आप आपकी सहायता खुद करें, ऐसा बोल सकता है क्या मेंबर? हाँ, क्यों? क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी के जो जितने भी एसेट्स है वो कंपनी के एसेट्स है, उनको यूज करो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड ही होती है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कंपनी के जो मेंबर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स है, इसलिए वर्ड लिखा है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसके लिए हम उस कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द नेम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कितनी लायबिलिटी लिमिटेड है? उतनी ही जितना शेयर्स पे अनपेड वैल्यू बचा हुआ होगा, इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholders may call upon to contribute only to the extent of the amount which remain unpaid on the shareholdings। जैसे मैंने बताया अभी, अनपेड ऑन द शेयर होल्डिंग्स पे जितना भी अमाउंट बचा है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में था 20 रुपए, तो जितना बचा है उतना ही लो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। His separate property मतलब बेसिकली पर्सनल प्रॉपर्टी cannot be encompassed to meet the company's debt। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी का जो एसेट है, कंपनी के पास जो एसेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के, और जो कंपनी की लायबिलिटी है वो है 15 करोड़ की। आई एम बीइंग अ मेंबर टू दैट कंपनी, 5 करोड़ का जो डेफिसिट है उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? जितना भी शेयर्स पर मेरा अनपेड वैल्यू बचा था। अब जितना भी अज्यूम करते 2 मिनट के लिए, मेरा जो अनपेड वैल्यू बचा था वो सिर्फ 50 लाख का ही बचा था, तो बचा हुआ जो 4.5 CR है, तो ये 4.5 करोड़ रुपए क्या वो मेरी पर्सनल जायदाद से लेके जाएंगे क्या? मेरा घर जाएगा इसमें? तो अब आपको ये समझना है कि लायबिलिटी कंपनी की है तो वो कंपनी भुगते, इसके लिए मेरी पर्सनल जायदाद को हाथ भी नहीं लगाना है। इसीलिए क्या वर्ड यूज किया है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट remain on the unpaid shareholding, his separate property is not encompassed to meet the company's debt. It may be worthwhile to know that the shareholders are the co-owners of the company and not the co-owners of the assets of the company। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये लाइन पे ही पूरा पैराग्राफ है। क्या बोलना चाहता है कि देखो कंपनी है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी हमारा जो भी अनपेड वैल्यू है उतना हमको पे करना है। सो वी बीइंग द शेयर होल्डर और द मेंबर ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के ओनर है, वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड जो भी कंपनी के एसेट्स है उसका ओनर कंपनी है।
कंपनी के जो एसेट्स है, बिकॉज कंपनी के नाम से सारे एसेट्स बाय किए हुए हैं, तो कंपनी के जो एसेट्स है उसका ओनर कंपनी है और हम कंपनी के ओनर है। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जो भी है कंपनी के, मेंबर्स के एसेट हो गई कंपनीज के एसेट? नहीं। इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए इज इक्वल टू सी मत करिएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि कंपनीज के जो एसेट्स है वो कंपनी के हैं, उतने ही यूज किए जाएंगे। मेंबर्स के जितने भी एसेट्स है वो मेंबर्स अपने पर्सनल रखेगा, यहाँ पे नहीं लाएगा। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे दैट मेंबर्स का जितना भी कंपनी के जो ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स है एंड नॉट द को ओनर्स ऑफ द कंपनीज एसेट। कंपनी के एसेट के ओनर वो लोग नहीं है, ये लिखा गया है। द ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द कंपनी, ownership of the assets remains with the company because of its natural legal person। कि कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो कंपनी के ही हैं, क्योंकि वो अलग पर्सनालिटी है और कंपनी अलग, मेंबर अलग होते हैं, इसीलिए। बस इतना आपको समझ गया? तो दो चीजें समझाई आपको, एक 222 सेक्शन नंबर, दूसरा अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। गारंटी में क्या लिखा है? 221। अब गारंटी का मतलब क्या होता है कि बाबा जितना भी गारंटी तुमने दिया था, जब एज अ मेंबर तुम आ रहे थे, तो जितना भी गारंटी तुमने दिया था उतने गारंटी के लिए तुम लायबल हो। ठीक है, समझ में आता है? इसलिए क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट 221 डिफाइंस एज the company having the liability of the members limited by the memorandum to such amount that the members may respectively undertakes by the memorandum to contribute to the assets of the company only in case of the winding up. That means the liability of the company limited by guarantee is limited up to the stipulated sum mentioned in the memorandum. Stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot call to contribute more than that. तो कैन आई से कि जितना भी अमाउंट गारंटी दिया गया है, बट ये गारंटी कहां पे लिखा जाएगा? जितना भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना भी गारंटी का अमाउंट लिखा हुआ है, सो यहां पे आप मेंशन क्या करोगे? स्टिप्यूलेटेड सम इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना भी गारंटी अमाउंट दिया है उतना गारंटी अमाउंट यू कैन क्लेम, राइट? तीसरा पॉइंट, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, इनका जो अनपेड वैल्यू होता है, तो ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी मांग सकते, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बट ये कब मांगेंगे? सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप में मांगेंगे, क्योंकि जब कंपनी खत्म होगी तभी तुम्हारे पास ये हक आएगा कि तुमको मेंबर्स से तुम मांगो कि उन्होंने गारंटी अमाउंट दिया था टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो कंट्रीब्यूट करे ताकि लायबिलिटीज पे ऑफ हो सके। तो आपको पहले तो ये समझना है। अब यहां पे दो चीजें लिखिए, क्या है? एक लिखा है कॉमन फीचर एंड एक लिखा है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन पे देखो, कॉमन फीचर तो बहुत इजी है कि लीगल पर्सनालिटी है एंड लिमिटेड लायबिलिटी है, ये तो सिंपल सी बात है। बट बात करते हैं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन अगर ध्यान से देखोगे तो दो पैराग्राफ में एक तो डेफिनेशन का लाइन लिख दिया और दूसरा लिख दिया कि वाइंडिंग अप में क्लेम होगा या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होगा। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स किसके लिए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिफरेंशिएशन बताए, तो आप क्या करोगे? 4 मार्क के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख के आओगे? तो ऐसे टाइम पे आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जितने भी मार्क्स है उस हिसाब से आपको लिखना जरूरी होता है। तो ये सिर्फ 2 पॉइंटर्स लिख के नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। बट पॉइंट्स तब क्रिएट होते हैं जब आपको पता होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब आपको ये समझना है कि जब कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कभी नहीं होता, तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? बिना कैपिटल का कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी के पास पैसा आता है एंडोवमेंट फंड से। कंपनी के पास पैसा आता है एंडोवमेंट फंड से। कंपनी के पास पैसा आता है एंडोवमेंट फंड के साथ, कंपनी के पास पैसा आता है मेंबरशिप फीस से, कंपनी के पास पैसा आता है डोनेशन से। कंपनी के पास ये सारे वेज होते हैं जहां से कॉर्पस वगैरह, यहां से पैसा आता है। यहां पे पैसा जो आता है वो शेयर कैपिटल से आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो कंपनी जो होती है जहां पे यूजुअली एंडोमेंट फंड, मेंबरशिप फीस वगैरह आता है, यहां पे जब भी कभी आपको ट्रांसफर करना होगा इंटरेस्ट, यहां पे ट्रांसफर करना होगा इंटरेस्ट, तो यहां पे पूरा का पूरा बैन लगाया जाएगा कि आप आपका मेंबरशिप इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे आपको आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर करने में थोड़ा बहुत ही रेस्ट्रिक्शन होगा।
प्राइवेट कंपनी है तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस, अदरवाइज यू कैन मैनेज, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी है तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, उतने फॉलो करो, बट प्रोहिबिशन थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो तो दिक्कत होती है, और ये बहुत एक फेमस केस लॉ में लिखा गया है, और उस केस लॉ का नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज साहू। मतलब क्या है, ये केस था जहां पे एक्चुअल में स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है उसके लिए आपको एक मेंबरशिप मिलता है। अब ये जो मेंबरशिप होता है बहुत उच्च दर्जे का मेंबरशिप है, किसी को भी नहीं मिलता है। अब ये जब मेंबरशिप मिला, वो अपना मेंबरशिप किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट ने तो हाँ बोल दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये केस अपील वाला केस हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट मना कर दिया कि अगर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट ऑफ गारंटी company to refuse to accept the transfer by the member, right to refuse the transfer by the member of his interest, because ये normal company limited by shares नहीं है, ये company limited by guarantee है। As a stock trader you get the privileges, you got the so many kind of benefits जो कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को, और इसीलिए the membership of the company limited by guarantee क्या लिखा हुआ है, may carry privileges as compared to ordinary shareholders। तो उनको बहुत सारे privileges जो मिले हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लिखा गया था इस केस लॉ में। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था। यहां पे आप चाहिए तो केस लॉ का नाम लिख देना, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, एंड यहां पे आप लोग चाहो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो इंटरेस्ट। अब 4 मार्क के लिए इतने पॉइंट्स तो बन ही गए ना, आपके 4 पॉइंटर्स तो बन रहे। अलोंग विद दैट अगर आप धीरे धीरे और सोचोगे तो और पॉइंटर्स ऐड होते जाएंगे। वो कब होगा और कैसे होगा वो मैं समझाऊंगी, बट अभी नहीं। एक 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब जब वो टाइप्स ऑफ कंपनीज है वो कंप्लीट होने दो, उसके बाद में सेम पॉइंट पर वापस से आप लोगों को और एडिशनल पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझाऊंगी। अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये पॉइंटर समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये पॉइंटर्स के बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंप्लीटली क्लियर। अब बात करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कंपनीज पर। ऐसी कंपनीज आज के जमाने में नहीं बनाई जाती, ये ठीक है, एक काइंड ऑफ अ कंपनी है जहां पे मेंबर्स की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रखनी है तो आप नॉर्मल धंधा चालू करो ना, सोल प्रोप्राइटर का, आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो आजकल के जमाने में ये नहीं होता है, बट ऑब्वियसली दिया हुआ है भी, सिलेबस का पार्ट भी है और एक्चुअल में एक्ट में भी है, तो वी आर लर्निंग। सेक्शन नंबर 292 के हिसाब से अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिटेशंस ऑन द लायबिलिटी एज अ मेंबर। एज अ मेंबर आप पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, क्यों, आप पे पूरी की पूरी लायबिलिटी है और कोई लिमिट नहीं है उस लायबिलिटी पे, तब जाके माना जाएगा कि आपकी कंपनी क्या है, अनलिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी, इन सच अ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीज टू बी द मेंबर। जब तक आप मेंबर है तब तक आपको लायबिलिटी पे करनी है, जब तक है जान तब तक आपको फेस करना ही पड़ेगा जो भी बैटल आएगा, सिंपल है। तो वैसे ही जब तक आप उस कंपनी के मेंबर है, अनलिमिटेड वाले कंपनी के, तब तक आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द मेंबर एक्सटेंड टू द होल ऑफ द कंपनीज, whole amount of the company's debt and the liabilities, but he will be entitled to claim the contribution from the other members also। मतलब क्या, एक अकेले मेंबर को टारगेट नहीं करने का। जैसे मेरे पास 500 करोड़ की जायदाद है, अज्यूम कि मेरे पास 500 करोड़ की जायदाद है। अब मेरी जो 500 करोड़ की जायदाद है सारी की सारी सिर्फ अकेला मेरे से ही मत लो, वहां पे और 10 मेंबर्स भी तो है, आप 10 और मेंबर्स से भी तो लो, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में अकेला एक मेंबर नहीं होता है, जितने भी मेंबर्स है सबका कंट्रीब्यूशन अनलिमिटेड लेवल पर आता है। इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज क्या होता है, इन दिस केस ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ईच शेयर। मतलब क्या, अमाउंट ऑफ ईच शेयर आपको बताना है, सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न एंड द लायबिलिटी ऑन द शेयर्स इज ओनली द लायबिलिटी व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स जो है, द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम, एंड इसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर असाइन किया जाएगा। उसके पास आप क्या कर सकते हो, आप उसके पास जो भी आपके मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन वो आपसे मांगेगा आपको उसके पास देना है, ताकि वो लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर पाए। एग्जाम्पल मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ इसका, दरबार इन्वेस्टमेंट कंपनी एक कंपनी है
जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। एक बहुत मुश्किल से ढूंढा हुआ एग्जाम्पल है, बट ऐसे कंपनीज अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई कंपनी बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होने वाला। तो ये कौन सा था, सेक्शन नंबर 292। इसमें क्या क्या लिखोगे, एक तो कंपनी के मेंबर्स जो है उस पर कोई लिमिट नहीं, दूसरा जो भी मेंबर खत्म, लाइबिलिटी भी खत्म, बट तब तक लाइबिलिटी रहेगी जब तक तुम मेंबर नहीं हो। तो इसीलिए लिखा है कंपनीज के डेट जब तक पे ऑफ नहीं होते तब तक तुम्हारा लाइबिलिटी रहेगा, बट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द अमाउंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑल्सो। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपको हर एक मेंबर के आगे लिखना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर्स होल्ड किए हैं। हम आर्टिकल्स देखेंगे तब मैं दिखा दूंगी आपको, है मेरे पास बहुत सारे कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए है। तो आपको क्या समझना है कि कंपनी के जो भी पर्सन का नाम है एज अ मेंबर, उसके आगे उसका जो भी शेयर्स है वो सब कुछ, उसका डिटेल, उसका साइन सब कुछ लेना है। एंड तब तक चलता रहेगा जब तक वो मेंबर मतलब जब तक उसकी लाइबिलिटी, तब तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी जब तक वो कंपनी का मेंबर है। क्लियर है? ये कौन सा था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सिर्फ इतना टाइम हो गया, बट वी आर ओनली ऑन वन टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। फिर आप बोलोगे मैम इतना टॉपिक, एक ही टॉपिक को आपने इतना अच्छे से पढ़ा दिया, अब जो बचे हुए टॉपिक है वो भी इतने अच्छे से ही पढ़ाओगे क्या? हाँ, एक एक चीज, एक एक डिटेल इतना क्यों ले रही हूं, बिकॉज एक देखो ये एक बार मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा है बिकॉज 4 बार आगे रेफरेंस आ रहा है, तो 4 बार मेरा पढ़ाने का मेहनत खत्म हो गया। तो हर बार मैं पहले स्टार्टिंग में घाई में 10 मिनट में पढ़ा दूं, खत्म करूं, फिर वापस से अगली बार आएगा तब वापस से 10 मिनट में पढ़ाऊं, फिर वापस से आएगा तब वापस 10 मिनट एक्सप्लेन करूं। किसने बोला? उससे अच्छा स्टार्टिंग में अच्छे से टाइम देके समझा दिया, अब बस अगली बार सिर्फ रेफरेंस, बात खत्म। ठीक है, क्लैरिटी आया होगा। अगला टाइप ऑफ कंपनी जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों का एक चार्ट बनाना है। एक चार्ट क्या बनेगा कि जो भी क्लासिफिकेशन बन रहा है हमारा, राइट, जो क्लासिफिकेशन बन रहा है, इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने देखा जो भी टाइप्स, जो भी क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले था ऑन द बेसिस, मैं एक ही बार लिख रही हूं ऑन द बेसिस, बार बार नहीं लिखूंगी, टाइम नहीं खराब करेंगे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी था। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में हमने 3 देखे। कौन कौन से 3? मैं सिर्फ सेक्शन नंबर लिखूंगी अब। सेक्शन नंबर 221 यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन नंबर 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड सेक्शन नंबर 292 विच इज अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 तरीके के कंपनीज हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जिसमें अगेन 3 आएंगे, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में थोड़े से और आएंगे बट ठीक है वो बाद में देखेंगे, उसके सब क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहे हो। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी डन, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर वी आर गोइंग टू फोकस नाउ। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेंबर्स लिखने का रीजन क्या है। मेंबर्स लिखने का रीजन ये है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, तो यहां पे मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए उस पे कुछ लिखा गया है, एंड मेंबर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए उस पर भी कुछ लिखा गया है। तो 1 पर्सन कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं मिनिमम कितने चाहिए अपने को, 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम कितने होंगे, 200 होंगे। अब वो जो भी एक्सेप्शंस है वगैरह वो सब कुछ मिला के 200। उसके बाद पब्लिक कंपनी आता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए अपने को, 7, और मैक्सिमम कितने चाहिए, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है पहले तो ये आपको समझना है। ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है ये 127, इसकी वजह से ये जो मेंबर्स का जो भी चार्ट बन रहा है आपके सामने, जो टेबल लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है इस चार्ट की वजह से हमने क्लासिफाई किया, पहला पॉइंट। अब जब ये क्लासिफाई किया है तो ये जो कंपनी है 1 पर्सन कंपनी, इसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज दिस वाज द न्यू कॉन्सेप्ट जब 2013 आया था। आज भी ऐसा बोलते हैं कि 1 पर्सन कंपनी न्यू कॉन्सेप्ट है, आपके मॉड्यूल में पढ़ोगे तो आज के लिए भी न्यू कॉन्सेप्ट है ऐसा बोलते हैं, जबकि उसको आके कम से कम 12 साल तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। बट ठीक है, 12 साल के बाद भी अगर वो 1 पर्सन कंपनी बोल रहे हैं तो अपन भी बोलेंगे हाँ ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये 1 पर्सन कंपनी पहले तो समझो
आया क्यों था? 1% कंपनी इसलिए आया बिकॉज एज अ सोल प्रोप्राइटर अगर मैं कोई धंधा कर रही हूं तो धंधे में अगर मेरा नुकसान हुआ तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मेरी तो बच गई, मेरी पर्सनल जायदाद भी काम में आएगी, पूरे के पूरे एसेट पे मतलब लाइबिलिटीज पे करने के लिए जितनी भी मेरी पर्सनल एसेट्स होंगी वो भी लगाई जाएगी, मेरे धंधे के एसेट्स भी लगाए जाएंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग धंधा स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक इजी फॉर्म निकाला जहां पे अकेले रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आपकी लायबिलिटी भी हम लोग लिमिटेड कर देंगे बट विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो 1% कंपनी है यहां पे आपको अकेले बंदे को कंपनी धंधा मैनेज करना है, स्टार्ट करना है, अकेला ही मेंबर रहेगा जो कि सब कुछ करेगा, बट अकेला रहकर भी उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड ही रहेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये जो 1% कंपनी है, ये जो 1% कंपनी है, ये 1% कंपनी डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 262 में। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 262? दैट 1% कंपनी का मतलब होता है जहां पे एक ही मेंबर होगा, बस ये है तुम्हारा 262। ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म होगी बाय 1%, तो वो एक अकेला मेंबर से बनी हुई कंपनी इज 1% कंपनी। बट एक पॉइंट और एक है इसमें जो कि और एक सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 31C। आप बोलोगे कि मैम देखो एक सेक्शन याद करने में हमारी मौत आ रही है, आप और एक सेक्शन ऐड कर रहे हो, इजी है, डोंट वरी, दिमाग में डाल दो। 262 में क्या बोला है, दैट 1% कंपनी जो होता है वो एक ऐसा कंपनी है जिसमें एक मेंबर है, ठीक है, एक ही मेंबर है जो करता धरता सब कुछ वही है उस कंपनी के लिए। एंड 31C में क्या लिखा है कि हर एक 1% कंपनी जो भी फॉर्म हो रही है वो प्राइवेट कंपनी ही है। तो एक्चुअल में आपको ये समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ये जो चलते आ रहा है, ये पुराने जमाने से जो चलते आ रहा था वो था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दैट्स इट। अब ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक के बाद जो ये और सब क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं उसमें आया है 1%, जिसको आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ना है। बट 1% कंपनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, ये दिमाग में डाल दो, ठीक है। 1% कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। तो स्टार्टिंग ही आपको हमेशा ये याद रखना है, जो भी आपकी 1% कंपनी होगी, ठीक है, जो भी आपकी 1% कंपनी होगी, एग्जाम्पल के लिए मेरी 1% कंपनी का नाम है टीके, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ले लेते हैं कटारिया .तेजल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये मेरे 1% कंपनी का नाम है। तो आपको क्या करना है, बस इसके आगे 1% कंपनी ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ही होगी, बस अकेला मेंबर है, आपको एंड में लिखना है 1% कंपनी, दैट्स इट। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, 1% कंपनी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये जो अकेला मेंबर है, अब अकेला है तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेके बहुत कुछ लिखा जाएगा, तो इसीलिए क्या बोला गया, 1% कंपनी का जो मेंबर होगा वो मेंबर होगा तो वो अकेला ही होगा। तो अगर उसको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया मतलब हो गया, डेथ हो गई, अज्यूम 2 मिनट के लिए, अगर उसको कुछ हुआ तो धंधा तो बंद हो जाएगा ना, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, मेंबर्स है, तो एक नहीं तो दूसरा से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए। बट यहां पे अगर एक ही बंदा है, वही अगर हो गया तो फिर क्या करोगे तुम लोग। तो इसीलिए अगर ये 1% कंपनी का जो मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ होती है तो अगर उसकी जगह पे आने के लिए किसी एक पर्सन का नाम लिखना जरूरी होता है, जो कि होता है नॉमिनी उसका। मतलब अगर मेंबर मर गया तो नॉमिनी मेंबर की जगह लेगा और फिर उसके बाद वापस से और एक नॉमिनी आएगा, क्योंकि नॉमिनी तो मेंबर बन जाएगा तो उसका प्रमोशन हो गया ना मेंबर के लेवल पे, तो उसकी जगह खाली हो गई, तो वहां पे कोई तो आना चाहिए, तो वो अपना अलग एक नॉमिनी बनाएगा। तो आपको ये समझना है, ये मेंबर बने या नॉमिनी हो, ये मेंबर हो या नॉमिनी हो, ये दोनों को लेकर कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है कि ये दोनों भी लोग कैसे होने चाहिए, कंपलसरी नेचुरल पर्सन होने चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल नहीं चलेगा, एंड नेचुरल पर्सन के साथ साथ सिटीजन भी होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन होना मैंडेटरी है, एक नेचुरल पर्सन और दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंपलसरी। सिटीजनशिप समझता होगा, बाय बर्थ मिलता है या तो फिर बाय लॉ आपको मिल सकता है कुछ, अगर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं तो नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए एंड सिटीजन भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि ये जो रेसिडेंट वाला जो है, तो ये रेसिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बात को लेके, क्योंकि कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि रेसिडेंट, मतलब बहुत सारे पुराने जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने देखे हैं वहां पे रेसिडेंट मैंडेटरी है कर
आंसर्स लिखे, तो बच्चा मेरे को वो क्वेश्चन भेजता है और फिर पूछता है मैम इसका आंसर ऐसा ऐसा लिखा है, अभी हम क्या समझे। तो आपको ये समझना है जब भी आप पुराने मॉड्यूल्स, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज जो भी क्वेश्चंस उठाते हो, तो ये ध्यान रखो कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार हम लोगों से बच्चे पूछते हैं कि ये इधर ऐसा लिखा है, आपने ऐसा पढ़ाया है, अभी हम क्या करें। तो आपको समझना है अमेंडमेंट नाम का कोई चीज होता है, तो तब के पुराने क्वेश्चंस के टाइम पे ये ध्यान रखो कि तब जो अलग प्रोविजंस हुआ करते थे उस हिसाब से आंसर है, आपको आज के प्रोविजन के हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेसिडेंट वाला मामला है, ये रेसिडेंट वाला मामला ऐसा है कि रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन ये कंपलसरी है, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, आप बताओ, आप सोचो 1 मिनट के लिए, प्रियंका चोपड़ा को अगर 1% कंपनी फॉर्म करना है इंडिया में, प्रियंका चोपड़ा क्या इंडिया में रहती क्या? नहीं, आज ज्यादा टाइम तो वो बाहर ही रहती है, तो वो रेसिडेंट तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट, वो सिटीजन है क्या? पहले तो नेचुरल पर्सन है, समझ में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो सिटीजन है क्या? हाँ। तो आपको ये समझना है, क्या प्रियंका चोपड़ा चाहे कि उसको अगर 1% कंपनी फॉर्म करना है इंडिया में तो कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। बस रेसिडेंट है कब मानते हैं हम लोग? जब वो इंडिया में 120 डेज से ज्यादा के लिए स्टे करता है। When he stayed in India for more than 120 days during immediately preceding financial year, इसको इग्नोर मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? स्पेसिफिकली मेंशन करके बता रही हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखते ही नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर लिख के खत्म कर देते हैं। तो आपको समझना है इस साल वो जो भी प्रियंका चोपड़ा है वो रेसिडेंट है या नहीं है, फॉर दिस कॉन्सेप्ट ओनली, फॉर दिस प्रोविजन के लिए वो है रेसिडेंट या नहीं है, इसको देखने के लिए वो इंडिया में पिछले साल 120 डेज से ज्यादा के लिए रही है या नहीं वो देखिए। अगर 120 डेज से ज्यादा के लिए रही है तो वो रेसिडेंट है, 120 डेज से ज्यादा के लिए नहीं रही है तो फिर वो रेसिडेंट नहीं है। ये तो पहला बेसिक समझ लो। लेकिन ये रेसिडेंट है या नहीं है इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है नेचुरल पर्सन होना चाहिए एंड सिटीजन होना मैंडेटरी है, ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब नेचुरल पर्सन होना चाहिए, बट हर नेचुरल पर्सन तो नहीं, सिर्फ सिटीजन चलेंगे। मतलब जो बाहर के लोग हैं, बाहर के सिटीजन्स है, बाहर के सिटीजन्स मतलब कि जो एकदम फेमस पर्सनालिटीज ले लो, जैसे रोनाल्डो, मेसी, ठीक है। अब ये लोग बाहर की पर्सनालिटीज है, बर्थ बाहर का है, तो नेचुरल पर्सन है, सिटीजन हमारा नहीं है। अगर इंडिया के सिटीजन है ही नहीं तो बात खत्म, तुम 1% कंपनी नहीं बना सकते। इंडिया में 1% कंपनी एब्सोल्युटली नहीं बना सकते, ना तुम नॉमिनी बन सकते हो कोई भी 1% कंपनी में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला प्रोविजन है जो आपको समझना है। दूसरा मेरा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने का पॉइंट आ चुका है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है स्टूडेंट गलती करते हैं इस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं। दूसरा एक पॉइंट है, आपने सीखा है 1% कंपनी के केस में जो मेंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का मेंबर होना चाहिए, बराबर है। तो ये कुछ आपने सीखा है, ठीक है। आप लोगों ने सीखा 1% कंपनी कैन बिकम अ मेंबर, कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली 1 कंपनी, बराबर है। ये आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। ये आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, चलो मान लेते हैं कि मेरा जो है, मेरा एक 1% कंपनी है, ठीक है, मेरा एक 1% कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेशनल पर्सन भी हूं, सिटीजन भी हूं इंडिया की, रेसिडेंट तो हुई, तो मेरा तो 1% कंपनी बन ही सकता है। मेरा एक 1% कंपनी है, ठीक है, जिसमें मैं मेंबर हूं ऑलरेडी, ओके। दूसरा और एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी 1% कंपनी है। तो क्या इसके 1% कंपनी में मैं एज अ मेंबर जा सकती हूं या नहीं जा सकती? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने जवाब देना है, आप लोग सोचे। तीसरा, मेरे पास और एक राइट है, क्या है कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ना शेयर्स बाय किए, तो रिलायंस में क्या मैं मेंबर बन सकती हूं या नहीं, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन लेकर चलते हैं दैट 1%
कंपनी, 1% जो होता है, तो 1% जो है वो 1%, मैं ऐसा लिखती हूँ इधर, 1% यानी कि जो मेंबर है, ठीक है, 1% का मेंबर, ओपीसी का मेंबर, ओपीसी का मेंबर जो है कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ओनली 1 ओपीसी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो बचे हुए कंपनीज में मेंबर बनने के लिए। मतलब मैं, अगर मेरा 1% कंपनी है तो मैं दूसरे के 1% कंपनी में एज अ मेंबर नहीं जा सकती, समझता है, लॉजिकल है। बट आप रिलायंस में मुझे मेंबर बनने से नहीं रोक सकते, आप मुझे टाटाज में मेंबर बनने से नहीं रोक सकते, आप मुझे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लेकर उसके मेंबर बनने से नहीं रोक सकते। यहां पे जो अदर कंपनीज है उनके मेंबर्स आप बिंदास बनो, कोई रोकेगा नहीं। उस कंपनी में डायरेक्टर बनना है, बिंदास बनो, कोई रोकेगा नहीं। बस आपको ये समझना है कि एक मेंबर एक ही कंपनी का, एक ही 1% कंपनी का मेंबर बनेगा। बचे हुए कंपनीज में जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं मेंबर बन के। ये मिसकॉन्सेप्शन बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चा समझता है एक कंपनी का मेंबर मतलब एक ही रहेगा, बाकी और कोई कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। नहीं है ऐसा। ये क्लियर हुआ? ये डाउट मैंने स्पेसिफिकली क्लियर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ये डाउट्स आ चुके हैं बहुत बार, तो ये दिमाग में डाल दो। अब ये 1% कंपनी को लेके बहुत सारे प्रोविजंस है, तो 1 बाय 1 मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर रही हूं। सबसे पहला, ओनली अ नेचुरल पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अटेम्प्ट वाइज भी इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एंड इस पर फोकस आप लोगों का हमेशा रहना ही चाहिए, ठीक है। सो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडिविजुअल सिटीजन, ठीक है, ये इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहला, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया or otherwise who has stayed in India for a period of not less than 120 days during immediately preceding financial year। कितना लिखा, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लिखा हुआ है नॉट लेस देन 120 डेज, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड कैन बिकम अ नॉमिनी ऑफ दैट ओपीसी। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी कंपनी का नॉमिनी बन सकते हो एंड मेंबर रह सकते हो, मतलब किसी और ओपीसी में मेंबर रह सकते हो, बस एक ही इसमें आपको हक दिया जाएगा। अगला पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। ये जो सच कंपनी लिखा है यहां पर भी उनको समझाना है कि आप एक टाइम पे एक ही कंपनी में एज अ मेंबर रह सकते हो एंड नॉमिनी रह सकते हो। मतलब क्या है कि देखो, मेरा जो है, मेरा ओपीसी है, ठीक है, मेरा खुद का एक ओपीसी है जिसमें मैं मेंबर हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे ओपीसी में मैंने शाहरुख खान को अपना नॉमिनी बनाया है। मेरा नॉमिनी कौन है? शाहरुख खान है, ठीक है। अब और एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी है जो कि है, किसकी भी ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं परेश रावल, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, ठीक है। इनकी 1% कंपनी है जिसमें वो मेंबर है। अब आप मुझे बताएंगे, इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या तू मेरे कंपनी में एज ए नॉमिनी आएगी या नहीं आएगी, तो क्या मैं जा सकती हूं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एज अ पर्सन आपको ये समझना है, एज अ नेचुरल पर्सन आप कोई भी एक कंपनी में एज अ 1%, कोई भी 1%, एक ही 1% कंपनी में एज अ मेंबर रह सकते हो, और कोई भी 1%, एक ही 1% कंपनी में आप एज अ नॉमिनी जा सकते हो। तो एक ही आपको ये मिलेगा चांस। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी की गलती से डेथ हो गई, किसी की भी गलती से डेथ हो गई, चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डेथ हो गई, अज्यूम करना है सिर्फ, टचवुड ऐसा कभी ना हो, तो कभी नहीं, मतलब जब भी होगा तब होगा, बट ठीक है अभी तो ना हो। तो अज्यूम करो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो एसआरके विल बी माय नॉमिनी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी डेथ हो जाती है गलती से, अगर गलती से सामने वाले जो दूसरी जो 1% कंपनी है उनका अगर डेथ होता है गलती से, अज्यूम 2 मिनट के लिए, टचवुड, नाम ही चेंज कर देते हैं, नो को लिखने को ऐसे हाइपोथेटिकल नाम ले लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल नाम जैसे कि मुझे नहीं पता, ये नाम का मेरे से कोई संबंध नहीं है, XYZ, सिंपल, ठीक है। अब ये XYZ की डेथ हो जाती है तो मैं तो नॉमिनी हूं, तो मैं नॉमिनी मतलब यहां पर भी मैं एज अ मेंबर आ गई,
यहां पर भी मैं एज अ मेंबर हूं, तो ऐसे टाइम पे ये चलेगा क्या? नहीं। तो मेरे पास टाइम लिमिट दिया जाता है एंड आई नीड टू डिसाइड, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से 1% कंपनी में एज अ मेंबर रहना है। ठीक है, अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ही मेरे वाला जो 1% कंपनी है वहीं पर मुझे एज अ मेंबर रहना है, तो मैं वहीं पर रहूंगी। ये वाला जो मेंबरशिप होगा वो मुझे छोड़ना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो क्या मेरे यहां का 1% कंपनी छोड़ सकती हूँ? हाँ। ठीक है, और इधर मेंबर रहना चाहती हूँ XYZ में, रह सकती हूँ? हाँ, चलेगा। लेकिन फिर मुझे मेरे 1% कंपनी का मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन रहेगा, या तो मैं कंपनी को बंद कर दूं एज अ मेंबर, या तो फिर मैं अपने नॉमिनी को अपनी जगह पे लेकर आ जाऊं। तो वो ऑप्शंस बाद में आप एक्सप्लोर करो, बट इन केस अगर मेंबर नहीं रहता है तो फिर उसका नॉमिनी उसकी जगह पे आएगा। इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउ किया जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, 1% कंपनी एनकरेज करता है सारा धंधा वगैरह करने के लिए, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप को आगे लेकर आने के लिए। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ये बात कर रहा है दैट 1% कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज वेल प्रिस्क्राइब, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है अभी तक, एंड हैज 1 मेंबर ओनली। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी shall indicate the name of that other person who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company। अगर किसी भी मेंबर की डेथ होती है या इनकैपेसिटी हो जाती है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा वो आपके ओपीसी में, वो उस ओपीसी में एज अ मेंबर आएगा, उसका नाम आपको देना है। उसका कंसेंट लेना भी जरूरी है कि तू यहां पे आकर क्या करेगा? मेंबर बनेगा। इन केस अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो वो ऐसा नॉमिनी से आप कंसेंट लोगे, जो कि आप फाइल भी करोगे। क्या मेंबर चाहे तो कभी भी नॉमिनी को हटा सकता है? हाँ। क्या नॉमिनी छोड़ के जाना चाहता है? जा सकता है कभी भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। तो ये जो सच अदर पर्सन है, ये कौन है? ये है नॉमिनी। द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, मतलब उसको नोटिस दो, निकाल दो, दूसरा नॉमिनी लेके आओ। मुझे चाहिए तो SRK को निकालना है, निकाल सकती हूँ, हाँ, नोटिस दो, SRK को निकालो, दूसरे को लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर में बस नाम लिख देना। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये तब पता चलेगा जब मेमोरेंडम के क्लॉजेस बताऊंगी, तब ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है ये वाले सारे। क्या लिखा हुआ है? that no minor shall become member or nominee of OPC or can hold a share with the beneficial interest। तुम माइनर का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रख सकते, ना ही एज अ मेंबर, ना ही एज अ नॉमिनी इन 1% कंपनी। सच अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, दो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज। अब ये वाला जो पॉइंट है, थोड़ा सा मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन करना है इसको। क्यों? क्योंकि इस पे ना पुराने जो मतलब प्रोविजंस रहते थे जब हम लोग पढ़ते थे एज अ स्टूडेंट, तब कुछ प्रोविजंस होते थे कि जो 1% मतलब जो 1% कंपनी जो आई है, अगर उसको कन्वर्ट होना है तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड दिया करते थे। मतलब क्या, एक 2 साल का एक लिमिट था, उसका एक टर्नओवर का लिमिट था। अगर वो क्रॉस हुआ तो तुम 1% कंपनी नहीं रहोगे, फिर तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में वो क्वेश्चंस लेकर आते, बोले मैम इधर ऐसे लिखा है, ये क्या है, आपने सिखाया नहीं। अरे तुम्हारे सिलेबस में अब वो नहीं है तो तुम उसको नहीं लेकर आओगे। तुमको बस इतना समझना है, सेक्शन 8 में 1% कंपनी कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पब्लिक चलेगा, बट उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शन तुमको नहीं जानने हैं, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच कंपनी कैन नॉट कैरी एनबीएफसी एक्टिविटीज और कैन नॉट इन्वेस्ट द सिक्योरिटीज इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको बेसिक ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी समझता है, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, 1% कंपनी जो है, 1% कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है क्या? कोई भी आपकी 1% कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है क्या? या फिर आपकी जो भी पहला तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्या 1% कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग बन सकती है क्या? मतलब मैंने क्या किया, मैंने किसी दूसरी कंपनी के अज्यूम करते हैं 70% शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो मैं होल्डिंग बन जाऊंगी एज अ 1% कंपनी। एंड XYZ जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अज्यूम करते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है XYZ, वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी। तो अगर पहली बात तो तुम्हारी औकात अगर इतनी है
कि तुम होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बना रहे हो तो तुमको 1% में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1% में तो हम स्पेशल प्रिविलेजेस देने के लिए बैठे। तुम अगर इतनी औकात लेकर बैठे तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम बड़े बड़े कंपनीज जैसे बनो ना, फिर प्राइवेट, पब्लिक एक्सेट्रा। तो पहली बात तो कोई भी 1% कंपनी को किसी दूसरी कंपनीज के, किसी भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने का राइट लॉ ने नहीं दिया। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत सही है, दैट क्या आपकी कंपनी में कोई भी दूसरी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन रख पाएगी या नहीं। मतलब कि देखो XYZ नहीं लेते, PQR लिमिटेड है, ठीक है, उसको आपकी 1% कंपनी में, मतलब अज्यूम करते हैं आपकी 1% कंपनी का नाम इज ABC प्राइवेट लिमिटेड OPC, इसमें वो 70% लेना चाहते हैं, मतलब ये होल्डिंग बन जाएंगे ये सब्सिडरी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा ये है कि अगर आपको आपकी OPC बनानी है तो OPC में एक ही मेंबर होना चाहिए और वो एक मेंबर नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अब इधर वो नेचुरल पर्सन है ही नहीं तो ये तो होल्ड कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए कोई भी कंपनी आपकी 1% कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती। इसीलिए 1% कंपनी कभी भी ना होल्डिंग बन सकती है ना सब्सिडरी बन सकती है। ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने स्पेशली आपको एक्सप्लेन किया है कि कभी भी 1% कंपनी ना ही होल्डिंग बन सकती है और ना ही सब्सिडरी बन सकती है। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, ये याद रखिएगा। मेंबर सोल मेंबर है, डायरेक्टर एक भी अकेला होगा। इसमें कुछ भी कांड किया आप लोगों ने प्रोविजन में तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी है आप लोगों के लिए कितनी है? 1% कंपनी का एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस अगर करता है तो 10,000 रुपए तक का पेनल्टी है, जो कि और एक्सटेंड होने वाला है 1,000 रुपीज ईच डे। जब तक आप ये जो भी हुआ है, जब तक आप ये 1,000 रुपीज पर डे तब तक आपको पे करना है, जब तक आपने वो कांड पूरा अच्छे से वापस से सही नहीं किया है तब तक। तो ये जो पेनल्टी है ये आपको पे करनी पड़ेगी हर रोज। इतना ही था आपका 1% कंपनी। अब इसके आगे का जो बचा हुआ है वो है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो कि हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है। जरूर लाइक करिएगा लेक्चर को और मुझे फीडबैक जरूर भेजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगे, आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंटली बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।